नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बागेश्वर और नैनीताल दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कपकोट विधानसभा को देंगे करोड़ों की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर और नैनीताल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां कपकोट विधानसभा को करोड़ों की सौगात देंगे। कपकोट में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम के दौरे को लेकर रैली स्थल का निरीक्षण करेंगे सीएम। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बागेश्वर और नैनीताल जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी देखिए चारुल, सुबह 9:45 पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासकीय हेलीकॉप्टर से बागेश्वर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में करीब 11:35 पर वो बागेश्वर पहुंच जाएंगे और बागेश्वर में कांडा महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाना है। और करीब 12:35 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर वो करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट विधानसभा में ही एक ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही 20 बेड के एक अस्पताल का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 1:45 पर मुख्यमंत्री नैनीताल जिले पहुंचेंगे। नैनीताल के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हल्द्वानी में प्रस्तावित है, तो रैली स्थल का निरीक्षण करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फीडबैक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सभी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। रैली की सफलता को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे, उनको निर्देश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनने पहुंचे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास होना चाहिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री 4:45 पर शासकीय हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुँच जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ पर वो शासकीय कार्य को निपटाएंगे और विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। रोहित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर वो जानकारी देंगे। बीजेपी हाईकमान के दौरे को लेकर भी जानकारी देंगे और कांग्रेस के घमासान पर हमलावर भी हो सकते हैं मदन कौशिक। उत्तराखंड कांग्रेस के घमासान पर हमलावर रहेंगे मदन कौशिक। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बहुत अहम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबसे खास चीज आप देखिए, एक दिन पहले हरीश रावत ने जिस तरह से बगावती सुर अपनाए, कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम मुद्दे, एक तो बगावत हरीश रावत की और दूसरी चुनावों की रणनीति। बिल्कुल चारुल, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करके उत्तराखंड की राजनीति में घमासान मचा दिया और करीब 3 बजे ये ट्वीट पूरी तरह से वायरल हो गया। प्रदेश और देश के तमाम लोगों ने उनका ये ट्वीट पढ़ा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा है, सत्तारूपी जो शासन है उसने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। तो इशारों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो संगठन है उस पर सवाल खड़ा किए हैं और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जो सलाहकार हैं सुरेंद्र अग्रवाल, उन्होंने तो नाम लेकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम ले लिया कि देवेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और उनका पूरा प्रयास है कि हरीश रावत सत्ता पे ना आ पाए, कांग्रेस सत्ता में ना आ पाए, हरीश रावत के पतन का कारण बन रहे हैं। तमाम बातें कही हैं। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक मुद्दा तो मिल ही गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज इस प्रेस वार्ता के जरिए जो है पत्रकारों से कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतरकलह को लेकर बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही आगामी चुनावों से पहले और चुनावों के बाद सड़क पर भी नजर आती रही है कांग्रेस की। यहाँ तो तब भी बड़े नेता हैं। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का एक आला कमान पर तंज सामने आया है। राज्यों में कांग्रेस के बिखराव पर उन्होंने तंज कसा है। असम, पंजाब और अब उत्तराखंड में बगावत पर सवाल उठाए हैं। इशारों में कहा कि असम, पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस बिखराव की ओर है। भोग पूरा ही डालेंगे, कोई कसर ना रह जाए। तो मनीष तिवारी ने
आला कमान पर तंज कसा है। हरीश रावत ने कल जिस तरह से बगावत की और कहा कि जल्द ही अब चीजें जो हैं उस पर फैसले लिए जाएंगे, नए साल पर फैसले लिए जाएंगे, भगवान केदारनाथ मुझे सही मार्ग दिखाएं, तो कहीं ना कहीं ये बगावत के सुर जो हरीश रावत ने अपनाए उस पर मनीष तिवारी ने अब तंज कसा है और आला कमान पर यह तंज कसा है कि पहले असम फिर पंजाब और अब लगता है कि उत्तराखंड की बारी है। और सबसे अहम चीज, चुनाव के वक्त में इस तरह का बयान। उधर हरीश रावत की बगावत के बाद घमासान तेज हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई कांग्रेसी नेता हरीश रावत को मनाने में जुट गए हैं। उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है हरीश रावत और हरीश रावत ने गुटबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अंदर खाने ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर हरीश रावत की ये नाराजगी थी जो खुलकर सामने आई। उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है हरीश रावत और ऐसे में चुनाव से एन वक्त पहले जिस तरह उन्होंने नाराजगी जाहिर की, आला कमान से भी, संगठन से भी, इस गुटबाजी के बाद जिस तरह से हरीश रावत सामने आए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के आला कमान के जो नेता हैं वो हरीश रावत को मनाने में जुट गए हैं। इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये जाएंगे इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं, तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा और उनके जवाब व तोड़ में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या क्या जरूरी कदम उठाते रहना है, तो उसके बारे में भी आज इनको काफी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। इसके बारे में भी आज की बैठक में इनको बताया जाएगा, जिसे फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश में जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है, तो इनकी सरकार की रही आम तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आपने सुना, जिन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से भ्रामक जानकारियां फैला रही हैं, इन सब के लिए बीएसपी कार्यकर्ताओं को घर घर जाना होगा, गांव गांव जाना होगा और लोगों को जानकारियां देनी होंगी। तो सबसे अहम चीज है कि देहरादून में अब हम रुक करते हैं। देखिए एक और बड़ी खबर का, देहरादून में हरीश रावत की बगावत के बाद घमासान तेज हो गया है और कई कांग्रेसी नेता हरीश रावत को मनाने में जुट गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है हरीश रावत। हरीश रावत ने गुटबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत ने गुटबाजी को लेकर जिस तरह से नाराजगी जाहिर की, जिस तरह से खुलकर सामने आए और बगावती तेवर उनके जो संगठन से नाराजगी है वो देखने को मिली है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि कई बड़े नेता इस वक्त हरीश रावत को मनाने में जुट गए हैं, क्योंकि हरीश अब बहुत हो गया। ये बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए कही थी, लेकिन अब क्या हो गया है। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बहुत कुछ कहता है हरीश रावत का ट्वीट, देखिए एक के बाद एक वो 3 ट्वीट करते हैं और अब कहा जा रहा है कि तमाम आला कमान के जो नेता हैं वो फिलहाल हरीश रावत को मनाने में जुट चुके हैं। बिल्कुल चारुल, एक तरह से देखा जाए तो हरीश रावत कांग्रेस के केंद्रीय हाईकमान के स्तर के बड़े नेता हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। केंद्र से आग्रह किया था हाईकमान से कि उन्हें उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, ताकि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में ठीक तरीके से फोकस कर सकें। चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं
पंजाब के, उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। तो समझा जा सकता है कि हरीश रावत उत्तराखंड में भी बहुत बड़े चेहरे हैं राजनीति के लिहाज से, और जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया है, उनके सलाहकार ने खुलकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिया है, तो सलाहकार ने उनका नाम लिया है, तो स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि हरीश रावत की सीधी लड़ाई जो है, जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव है उनसे है, और सीधी नाराजगी भी उन्हीं से है। और ये भी माना जा रहा है कि तमाम ऐसे स्तर पर जहां हरीश रावत खुलकर बैटिंग करना चाहते हैं राजनीति की पिच पर, वहां प्रभारी के द्वारा अवरोध पैदा किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उनके ट्वीट से अब उत्तराखंड और देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीते रोज उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं काशी सिंघेरी और उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर मिलने गए। उनके मेल मिलाप से कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है कि कहीं हरीश रावत कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल में तो नहीं चले जाएंगे। तो तमाम उहापोह की स्थिति है, तमाम कयास बना लग हुआ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें साफ तो सिर्फ हरीश रावत ही कर पाएंगे। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी पर बगावती बोल के बाद आज हरीश रावत मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, सुनाते हैं आपको। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के घमासान पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है, इसलिए वो बार बार हाईकमान से कह रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार की गुटबाजी है उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है कि एक तरफ हरीश रावत जी हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो देश के अंदर किया है और पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के उत्थान के लिए काम किया है, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास में, गरीबों के उत्थान के लिए, आम आदमी सामान्य आदमी के लिए जो काम किया है। देखिए माननीय हरीश रावत जी बड़े कद्दावर नेता है, और कांग्रेस में भी मैं सोचता हूँ कि दिग्गजों में है कि जो कि पार्टी में काफ़ी लंबा समय उनका अनुभव है। और मुझे लगता नहीं कि जो आज उनका दुख झलकता है और जो भाव प्रकट कर रहे हैं उसमें वो खरा उतरेंगे। वो न विश्राम करने वाले हैं न आराम करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो केवल पार्टी में अपना एक दुख और दबदबा जो कहना चाहिए वो कर रहे हैं, और चुनाव से वो मुँह नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि चुनाव तो उनके लिए एक प्राथमिकता है, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पार्टी पर प्रेशर बनाने का एक ये कह सकते हैं? मैंने कहा ना कि उनका एक जिस तरह का रहा है और हर समय रहता है प्रेशर, और कांग्रेस में अमूल, तो ये कहा ना मैंने कि हरीश रावत जी क्या कहते हैं क्या करते हैं, और ये कोई समझ नहीं पाया, और पाया भी तो ध्यान में सबके क्या वो पिछला भी जो देखा है वो इतिहास गवाह है उनके बारे में। देखिए माननीय हरीश रावत जी बड़े कद्दावर नेता है, बने हुए हैं, साथ ही संजय पुंडीर भी हमारे साथ बन गए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि हरीश रावत ने इशारों में तो बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन अभी इस पिच पर खुलकर बैटिंग भी नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि आखिर फैसला क्या है, विश्राम लेना चाहता हूं तो आगे क्या। संजय, जिस तरह से हरीश रावत ने ये बयान दिया और कहा कि अभी विश्राम करना चाहता हूं, इशारे तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन खुलकर अभी कुछ नहीं बता रहे कि आगे की रणनीति क्या होगी। बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड की राजनीति में घमासान मच गया है,
तो वही कहीं ना कहीं जो ट्वीट का इशारा है कहीं और बयां कर रहा है, कई मायने निकल के सामने आते हैं। जिस तरीके से लगातार ही कल से ही उनके ट्वीट के बाद जो आला कमान नेता है, बड़े नेता है, वो उनको मनाने में लगे हैं। हालांकि चुनावी दौर में इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका लगातार कई और पार्टियों से भी मिलना हो रहा है। हालांकि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी वो मिले थे। हालांकि बीते दिन वो यूकेडी नेताओं से भी मिले थे। साफ जाहिर हो रहा है कि जो पूर्व सीएम हरीश रावत है वो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में अपमान महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। साफ कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से उनका ट्वीट है तो कई मायने निकलने के बाद कांग्रेस की हार का भी कारण बन सकता है, क्योंकि जो हरीश रावत है वो कांग्रेस के बड़े नेता, हालांकि केंद्रीय स्तर से जुड़े हुए बड़े नेता उनको माना जाता है। जी चारुल। संजय बने रहिए, आप हमारे साथ, आगे हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं। रोहित, जब हम बात करते हैं राजनीति की, एक तरफ बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि आपने लगातार मुख्यमंत्री क्यों बदले, तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है अब बीजेपी को कि आपके यहाँ के तो शीर्ष नेता जब इस तरह की बातें बोलें, संगठन पर आरोप लगाएं और कह दें कि अब विश्राम चाहता हूं, बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पर है। यानी दोनों ही पार्टियों के पास अब एक प्रमुख मुद्दा है चुनाव में उतरने का। देखिए, उत्तराखंड चुनावी दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जो ये ट्वीट सामने आया है, इसने कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हक्का बक्का रह गए कि हरीश रावत ने ये क्या ट्वीट कर दिया। हालांकि हरीश रावत, जैसा कि न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी वेट करें, मैं अपनी पीड़ा शेयर करूंगा पत्रकारों के समक्ष। लेकिन उनके जो मीडिया सलाहकार हैं सुरेंद्र अग्रवाल, उन्होंने खुलकर नाम ले लिया है प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देवेंद्र यादव ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरीश रावत के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो चूंकि मीडिया प्रभारी का स्टेटमेंट है तो यह समझा जा सकता है कि हरीश रावत का भी यही कहना होगा। और उनके इस बयान के बाद से जो उनका ट्वीट है उसके मायने अब समझ में आ रहे हैं कि वो प्रदेश प्रभारी से नाराज चल रहे हैं और प्रदेश प्रभारी कहीं ना कहीं हरीश रावत के सामने अवरोध खड़ा कर रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा बयान सुरेंद्र अग्रवाल ने दिया है। तो साफ तौर पर यही नाराजगी की सोच जाएगी, इस पर अब सभी की निगाहें टिक गई हैं, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम पार्टियों की। बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने, सुनाते हैं आपको। हम 5 साल से यही कह रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हमें क्या लेना देना, लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक है, 10 ग्रुप हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है, केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है और अब विश्वास होने वाली स्थिति शेष बची भी नहीं है। इसलिए हमने कहा 2017 से बड़ी विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। उधर देहरादून में राहुल गांधी के विवादास्पद पोस्टर लगाने के मामले में कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस का एक डेलीगेशन डीजीपी अशोक कुमार से मिला। डीजीपी को ज्ञापन सौंपा गया और इसके साथ ही पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि 16 दिसंबर को देहरादून में शहर के कई इलाकों में राहुल गांधी के खिलाफ कई पोस्टर्स लगे। इन पोस्टर्स में राहुल गांधी पर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो राहुल गांधी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन डीजीपी अशोक कुमार से मिलने के लिए पहुंचा और उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 16 दिसंबर को ये पोस्टर्स लगाए गए थे। कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो है शहर में सुनियोजित तरीके से कुछ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जो कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है और वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पे अटैक है। हमने कहा है कि इसको देखा जाना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो रात के टाइम पे आके जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं। आपकी LIU है, आपकी और पुलिस फोर्स है, इसको देखें और इसकी जांच करके उन लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लोगों द्वारा लाई गई थी। उसकी शिकायत भी DGP महोदय से की गई थी, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो हमने
सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून दौरे पर है भारत निर्वाचन आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव आयोग 2 दिन तक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। चुनाव अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा भी जाएंगे देहरादून। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, अब वक्त आ चुका है कि अब ये जान लिया जाए कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है और उसके लिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी करेगा भारतीय निर्वाचन आयोग। ये देखिए चारुल, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव की दहलीज पर उत्तराखंड खड़ा हुआ है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव निर्वाचन आयुक्त आज देहरादून पहुंच जाएंगे और आज और कल वो तमाम समीक्षा बैठक करेंगे। डीजीपी अशोक कुमार और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू से भी एक मीटिंग प्रस्तावित है चुनाव आयुक्त की, और इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि स्वयं जिलाधिकारी होते हैं, उनसे आगामी 2022 में जब वोटिंग होगी, पोलिंग होगी चुनाव के लेकर, तो उसकी कितनी तैयारियां हैं, इन तमाम चीज़ों का फीडबैक लेंगे। और चुनाव में पर्वतीय इलाकों में किस तरह से टीमों को भेजा जाएगा पोलिंग के लिए, उसको लेकर फीडबैक लेंगे। और मतदाता जागरूकता को लेकर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत में इजाफा हो। कितने फीसदी ऐसे युवा हैं जो 18 साल के इस वर्ष हो चुके हैं और उनको वोट का अधिकार मिलेगा। तो इन तमाम पहलुओं को जांचेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय, क्या क्या मेन फोकस रहने वाला है? भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम वहां पर पहुंच रही है और अक्सर देखा जाता है कि बहुत से गांव उत्तराखंड में ऐसे हैं जिनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं या उनकी मांगे जो पूरी नहीं होती हैं तो वो सीधे तौर पर बहिष्कार कर देते हैं चुनाव का। ऐसे लोगों को समझाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? चारुल, चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग है लगातार ही तैयारियां कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग आज देहरादून पहुंचेगा। मुख्य रूप से जिस तरीके से जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे उनको भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोविड का माहौल बना हुआ है, कोविड का खतरा भी जो बना हुआ है, उसको देखते हुए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, क्योंकि कोरोना के चलते जो नियम और का पालन कर सके। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब प्रशासन भी लगातार कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। खबरों का सिलसिला